मैं फिर से एक बार ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं ना फिर तो कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा गया? मेरे लिए, हमारे लिए ये सवाल नहीं है। ये मन में सवाल इसलिए उठता है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति से उस पार्टी को दिक्कत है जिसका खुद का नाम शिवसेना है। ऑपरेशन सिंदूर ये राजनीति है। हिंदू तो हमारा आधार है, तो ये नकली हिंदुत्ववादी जो है ना, उनसे हमको ये सीखने की जरूरत नहीं। फिर अगर मालेगांव ब्लास्ट की हम बात करें तो उसको लेके तो आपका स्टैंड ये जरूर होगा कि भगवा बाइज्जत बरी हुआ। अरे इससे भाग गई थी, बीजेपी भाग गई थी, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं बोल रही थी। तब हम लोग जब नासिक में सबको लाते थे कोर्ट में, तो शिवसैनिक वहाँ खड़े रहकर आंदोलन करते थे। कांग्रेस के साथ रहना गुनाह है क्या? इतने बड़े बड़े शहीद हो गए, जेल में गए, बीजेपी थी क्या? आरएसएस था? कांग्रेस ने की। लेकिन अगर वो लड़की जब मोदी को मुख्यमंत्री पद से निकाल रहे थे, तो बाला साहब ठाकरे एक नेता थे जिसने अटल जी को और आडवाणी को कहा कि ऐसे समय में मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से निकालना गलत है। महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है, तो आपका क्या उस पर स्टेक है? मुंबई ऐसा शहर है जहां हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। वहां से हजारों तस्वीर हर रोज आई है कि हिंदी भाषियों को पीटा। एक दो घटनाएं हुई है, उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं। उन्हीं के साथ जब आप एक मंच पर खड़े होते हैं, उद्धव ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, राज ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, तो क्या ये वोट बैंक के लिए है? हो सकता है ना, गलत क्या है? राज ठाकरे को आपने कई बार कई मंच पर खरी खोटी सुनाई है, बीजेपी का एजेंट भी आपकी तरफ से कहा गया बोला होगा। हाँ, परिस्थिति बदल गई है। मुझे लगा आप योगी जी को क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, बाबा जी हमारे अच्छे प्यारे हैं, पसंद है आपको? मुझे हमेशा पसंद है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो बाबा जी के पैर भी छूता हूँ। रास्ते अलग होते हैं, रास्ते फिर वापस जुड़ते हैं। अभी ये जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है? आप एकनाथ शिंदे का खेल भी खत्म होगा। बीजेपी किसी को ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रहेगी। हम 25 साल रहे उनके साथ। भविष्य में भी कभी शिवसेना पर ठाकरे परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा? लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप भय से परिवारवाद के साथ हैं कि लोग नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए मैं परिवारवाद के साथ हूँ। अब महाराष्ट्र में बहुत से मंत्री हैं जो तंत्र पूजा कर रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और 40 लोग पहले सूरत में गए, वहाँ से गए कामाख्या देवी, गुवाहाटी, और वहाँ उस लोगों ने जो प्रकार की वहाँ जो परंपरा है, पूजा है, बलि देने, बैल या भैंसे को बलि देते। जब कंगना रनौत के यहाँ ऐसी ही तोड़फोड़ होती है तो उसे आप गुंडागर्दी नहीं मानते हैं? फिल्मों में काम करती है, मुंबई में रहती है, मुंबई में खाती है, मुंबई में पीती है, मुंबई में घूमती है, मुंबई में बंगला बनाती है। किसी को दुख है? नहीं, अच्छी बात है। लड़की मेहनत करती है, काम करती है। क्या वजह है जो जहां आपको सहूलियत दिखाई देती है, ऐसा नहीं, वहां किसी के बयान को आप जायज ठहरा दे रहे हैं? नहीं, जहां आपको सहूलियत नहीं दिखाई दे रही है, वहां आप कह रहे हैं उसके साथ हुआ तो ठीक हुआ। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। देश में इस वक्त बहुत से मुद्दे हैं जो गरमाए हुए हैं, और खासकर अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि उत्तर तक अभी असर पड़ा हुआ है। हम चाहे बात कर लें महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को पीटे जाने की, हम चाहे बात कर लें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा रहा, हम चाहे मालेगांव ब्लास्ट की बात कर लें, तो बहुत से बड़े, बहुत से अहम मुद्दे जिनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी था। और हमें लगा ऐसे में जबकि देश में हिंदुत्ववादी राजनीति की बात हो रही है, क्यों ना उस पार्टी के नेता से बात की जाए जो हमेशा से हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए पहचाने जाते रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी के घर पर इस वक्त टीम एसकेटी मौजूद है। आगे हम उनसे चर्चा करेंगे। संजय राउत जी जब भी कुछ बोलते हैं उसे लोग सुनते भी हैं और वो खबर भी बनती है। इसके पहले कि मैं संजय राउत जी को बोर्डिंग पास दूं, चलिए
पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि फटाफट से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम उन लोगों को इनवाइट कर पाते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए मैं बोर्डिंग पास देती हूँ संजय राउत जी को। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले शुरुआत आपका जो आज का बयान है उसके साथ ही करते हैं, क्योंकि आज आपने ये बयान दिया है कि पहलगाम में जब टूरिस्ट पहुंचे और उन्हें मारा गया तो वो धर्म के आधार पर नहीं मारा गया, हिंदू हैं ये पूछकर नहीं मारा गया। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। मेरा सवाल ये है कि हिंदुओं को ढूंढकर और हिंदुओं को पूछकर मारा गया, ये स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? देखिए, बात ऐसी नहीं है। ये वो भारतीय नागरिक थे, उसलिए उनको मारा गया। कश्मीर के भूमि पर मारा है। जिस कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 70-75 साल से संघर्ष चल रहा है। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। और पाकिस्तान की ये हमेशा ये कुरापत होती है कि कश्मीर के बारे में जो टेररिज्म है उसके लिए जिम्मेदार कश्मीर है। अब कश्मीर छोड़ दीजिए, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो बार बार जो हमले होते हैं भारत पर, जो युद्ध भी हुए हैं कारगिल तक, उसकी जड़ें कश्मीर में है, ये सबको पता होना चाहिए। तो वहाँ जो हमारे टूरिस्ट गए, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो सब भारतीय थे। ठीक है, उसमें से ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन एक मुसलमान भी मारा गया है, आपको पता होगा। उसको भी धर्म पूछा होगा ना कि जो मुसलमान है या नहीं, या हिंदू है या नहीं, उसको भी मारा गया। ये नैरेटिव सेट करना ऐसे मामले में ठीक नहीं है देश के लिए। ये नैरेटिव सेट करके यहाँ के राजनीतिक दल हिंदुस्तान में, जैसे गोधरा के बाद दंगा हो गया पूरे देश में, वो करना चाहते थे। फिर एक बार पहलगाम के बाद हिंदू मुसलमान दंगे हो जाए, पूरा देश आग में झुलस जाए और ये आग कभी न बुझे। इस प्रकार की मानसिकता कुछ लोगों की है। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ महिलाओं ने ज़रूर कहा है, हमें धर्म पूछा, कुछ महिलाओं ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। सर, एक मुसलमान मारा गया, आपने ये कहा। वो मुसलमान जो मारा गया वो मुसलमान को बचाने के चलते मारा गया, मुझे मालूम नहीं। देखिए, हम लोग तो वहाँ नहीं थे। मैं सर इसीलिए नहीं, आप मुझे मत दिखाइए। आप ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता भी नहीं ये बातें। हाँ, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वहाँ के पूरे कश्मीर के जो टूरिस्ट थे, जो पूरे देश से आए थे, लगभग सभी हिंदू ही थे, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कश्मीर के लोगों ने ज़रूर किया है। ये भी नहीं भूलना चाहिए। अगर वो मुसलमान हिंदू होता तो जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद वो महिलाओं को, उनके फैमिलीज़ को आधार देने का काम वो लोग नहीं करते। पूरा कश्मीर बंद रहा। मैंने देखा है कि बहुत से कश्मीरी के आंखों में आंसू थे। ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ दावे के साथ, क्योंकि पहलगाम में जो सबसे पहली गोली चली थी शुभम द्विवेदी की, उनकी पत्नी का कानपुर जाके हमने पॉडकास्ट किया था। उन्होंने पॉडकास्ट में ये बताया कि उनसे और उनके पति से ये पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान। Somebody out of nowhere पीछे से आया। अगर वो बंदा पहले से पीछे से खड़ा होता तो शायद हमें पता होता कुछ ऐसा हो सकता है। हम डरते, हमें मालूम ही नहीं है। पीछे से एक बंदा आता है, सीधे उसने गन ऐसे रखी हुई थी क्योंकि हम नीचे बैठे थे, तो हम वी लुक्ड अप एट हिम व्हेन ही सेड आते ही हिंदू है या मुसलमान, दीज वर हिज वर्ड्स। तो हमें समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ नोवेयर कौन ये क्वेश्चन कर रहा है, कौन है ये, क्या है। वी लुक्ड अप एंड वी सेड क्या हुआ भैया। अगेन ही सेड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि हिंदू है या मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। उसका ही पूरा सेंटेंस था। वी हैड नो आइडिया कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या इम्पैक्ट देगा, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ क्या कर देगा। हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं। बिफोर ये हिंदू खत्म होता है बोल भी नहीं पाए थे हम पूरी तरीके से। शॉट हिम
नहीं नहीं, महाराष्ट्र में भी सर ये हुआ है और उनका भी कहना है हमारे वो बहनों का कि ऐसा हमें भी पूछा गया। मैंने ये कहा है कि कुछ महिलाओं ने कहा है, हमारे बहनों ने कुछ ने नहीं कहा है, तो ये बात को ज़्यादा जिनसे नहीं नहीं तूल देना पूछा गया, चाहिए। हाँ। ये बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर आपको वो मौका मिला था पाकिस्तान को ख़त्म करने का, तो आपने ख़त्म क्यों नहीं किया, ये मेरा सवाल है। हम्म। अगर धर्म पूछकर हमला किया है तो आप भी पाकिस्तान के ऊपर धर्म पूछकर हमला करना चाहिए था और पाकिस्तान को इस युद्ध में ख़त्म करना चाहिए था, तो आपने क्यों नहीं किया? तो आपने यही फिर- हमारा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। आपको मौका मिला था ना लाहौर पर, कराची पर, इस्लामाबाद पर तिरंगा फहराने का, तो आप पीछे क्यों हट गए? धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है। मैं ऑपरेशन धर्म सिंदूर के पर- आधार पर पाकिस्तान बना है, तो धर्म के आधार पर उनको ख़त्म करना चाहिए था। आपने नहीं किया, ये आपकी गलती है। ऑपरेशन सिंदूर पर मैं आगे चर्चा आपसे करूंगी और ये जो बैकफुट पर गवर्नमेंट है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस सवाल को छोड़ के हम आगे बढ़ें उसके बाद मैं फिर से एक बार ये क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं ना फिर तो कि धर्म पूछकर मारा गया, पैंट उतार कर मारा नहीं, गया? मेरे लिए, हमारे लिए ये सवाल नहीं है। हमारे लिए सवाल इतना ही है, सरकार को धर्म के आधार पर अगर ये इतनी परेशानी हम सबको है हमारे धर्म के बारे में कि हमको जिस तरह से पाकिस्तान से बार बार संघर्ष करना पड़ता है। पाकिस्तान एक धर्म के आधार पर बना हुआ राष्ट्र है, हिंदुस्तान नहीं बना धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बना है। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये ध्यान में रखकर अब मुझे मौका मिला है, तो उसी धर्म के आधार पर मैं पाकिस्तान को अब वापस उठने नहीं दूंगा। मैं इस पर सवाल नहीं पूछूंगी सर आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन साथ नहीं ही नहीं, मैं देखेगी नहीं, मुझे आदत नहीं देखने की है। आपने क्योंकि ये कहा कि आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं, दिखाने ठीक की है कोशिश ना, कर रही मैं पढ़ हूँ। लूंगा बाद में। हाँ, उन्होंने ये क्लियरली हमें बताया है कि मैं- सुनते ही देखिए- कहा कलमा पढ़ो। देखिए, उनका ये कहना है, मैंने हाँ। एक आर्मी ऑफिसर नरवाल की पत्नी का स्टेटमेंट मैंने सुना और मुझे वो बहुत हृदय को लगा है। उसके स्टेटमेंट में मुझे कभी नहीं दिखा था, बस। तो नरवाल की पत्नी हिमांशी नाम है उनका, हिमांशी मैंने नरवाल। उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था हाँ, और उसको ये सवाल पूछा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके भी जहन में ये बात है। हाँ। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आज का चर्चे का मुद्दा नहीं है मैडम। देश में बहुत से मुद्दे हैं। हम आएंगे सर, हम तो हर मुद्दा लेके आपके पास आ जाए हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत आहत थी उस विषय पर। हम भी आहत हैं। शन्या मेरे सामने रोने लग गई थी। नहीं, हम भी मैंने आहत है उन्हें ना, इंटरव्यू में चुप कराया। देश की पूरी जनता आहत थी। हाँ, और पाकिस्तान के बारे में जबरदस्त गुस्सा था। हाँ, कि 24 घंटे में पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब गिरना चाहिए, ये पाकिस्तान वापस उठना नहीं चाहिए। यही सभी देशवासियों की एक भावना रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारे जैसे लोग तो हमेशा देश के लिए कुर्बानी देते आए हैं, महाराष्ट्र के लोग तो ज़्यादा देते आए हैं हमेशा। तो सबको लगता है, पूरे देश को लगा कि अभी के अभी सरकार ने एक्शन लेनी चाहिए और फिर पाकिस्तान कभी आँख उठाकर हिंदुस्तान के खिलाफ देखना नहीं चाहिए। ये तो पूरे देश की भावना रही। पहले तो आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा गया, कोई बात नहीं, आपने कहा वो आपका विषय नहीं है, ठीक है, देश को इससे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और अभी हमने देखा कि किस तरह से कश्मीर में उन आतंकियों को मारा गया, क्योंकि आतंकियों को मारने के बाद सरकार ने उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति। आपने उसके ऊपर भी सवाल उठाया और ये कहा कि हिंदुत्ववादी शब्दों को नहीं, मैंने ऐसा नहीं सेना के कहा है। ऑपरेशन से मैंने जोड़कर ऐसा कहा है कि किसी भी आर्मी ऑपरेशन को इस प्रकार से नामांकित करना ठीक नहीं है। उससे पहले भी देश में आर्मी ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन पोलो हुआ है, ऑपरेशन विजय हुआ है, ऑपरेशन पराक्रम हुआ है, हाँ, ऑपरेशन अभिमान हुआ है, और ऑपरेशन कारगिल के बारे में भी इस प्रकार से कोई नाम था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है। बेसिकली पूरे विश्व में जो बड़े देश है और जिनकी सैन्य क्षमता बहुत बड़ी है और वो सीक्रेट ऑपरेशन करते हैं, तो हमने देखा है कि सब इसी प्रकार से ऑपरेशन के नाम रखते हैं, किसी धर्म के आधार पर
नाम नहीं रखते, तो उससे क्या होता है कि हमारे सुरक्षा दलों में भी एक अलग सी फीलिंग होती है। भारतीय सेना है, ये भारत की सेना है, उसमें जात धर्म नहीं आना चाहिए। वहाँ मुसलमान भी होते हैं, यहाँ क्रिश्चियन है, वहाँ हिंदू है। भारतीय आर्मी के सेनापति या वायुदल के सेनापति मुसलमान भी हुए हैं, हिंदू हुए हैं, क्रिश्चियन हुए, जनरल जेकब जैसे लोग हो गए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में थे, हाँ, या 1970 के वॉर में थे। ये मेरी सोच बताई कि ये इस प्रकार के ऑपरेशन में धर्म नहीं लाना चाहिए। ये मन में सवाल इसलिए उठता है कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति से उस पार्टी को दिक्कत है जिसका खुद का नाम शिवसेना है। मैंने ये कब कहा कि हमको इस नामों से दिक्कत है? मैंने इस नामों के साथ सैन्य अभियान जो सीक्रेट्स होते हैं उससे जोड़ना और उसकी राजनीति करना। ऑपरेशन सिंदूर ये राजनीति है। वो आप जो महिलाएं ने अपने पति को खोया है, अपना सिंदूर को खोया है, उसकी आप राजनीति करना चाहते हो। देखिए, जनता यहाँ की बहुत होशियार है, नहीं तो आप घर घर ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर का अभियान तो चालू किया था ना। जनता के दबाव में आप पीछे आ गए, आपके ऊपर इतनी टिक्का टिप्पणी हो गई, इसलिए आप पीछे। नहीं तो घर घर सिंदूर की आपने तो पूरी तैयारी कर ली थी। ये नहीं होता है। ये देश भारत देश है, हिंदुस्तान है, मैं बार बार कहता हूँ। और हमें हिंदुत्व सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पार्टी के प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे है और हिंदुत्व हमारा आधार है। तो ये नकली हिंदुत्ववादी जो है ना, उनसे हमको ये सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ढोंगी हिंदुत्व को कभी स्वीकार नहीं करते। आपकी पार्टी हिंदुत्ववादी है, आपने कहा, बाला साहब ठाकरे की आपने जिक्र किया, फिर क्यों अमित शाह जब सदन में खड़े होकर के बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो आपको उसमें भी आपत्ति रहती है? कहाँ, किसने कहा? ये हमने तो नहीं कहा। हाँ, आपका बयान है सर इसी के ऊपर कि आपने कहा कि आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। उसमें गलत क्या है? हाँ, आतंकवादी का कोई जाति या धर्म नहीं होता। ये बयान इस बयान के बाद आया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद ये बयान आया। तो मैंने कब कहा कि हमने, देखिए उसमें गलत क्या है? आतंकवाद को कोई जाति या धर्म नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। अभी देखिए कि आरएसएस के एक नेता डॉक्टर कुरुलकर जो डीआरडीओ में डायरेक्टर थे, आपको मालूम है, उसको अरेस्ट किया। वहाँ बैठकर वो आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा था, पाकिस्तान को सीक्रेट दे रहा था, इसके लिए उसको अरेस्ट, जेल में है। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू है, हमने ये नहीं कहा ये आतंकवादी है, नहीं। आतंकवाद को कोई जाति धर्म नहीं होता। सब लोग जो देश के खिलाफ है, किसी भी जाति धर्म के हो, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग पकड़े गए बीच में, जिसका सीधा संबंध किसी ऐसे संगठन से थे जो हम उसकी सोच भी नहीं सकते। फिर अगर मालेगांव ब्लास्ट की हम बात करें तो उसको लेके तो आपका स्टैंड ये ज़रूर होगा कि भगवा बाइज्जत बरी हुआ। आपको मालूम है कि आपके पास जानकारी कम है। जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ और ये सब लोगों को अरेस्ट किया, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या मेजर उपाध्याय हो, मिस्टर जोशी है, समीर कुलकर्णी है, मैं आपको पूरे नाम बोल सकता हूँ, कर्नल पुरोहित, ये सबकी पैरवी बीजेपी नहीं कर रही थी, आरएसएस नहीं कर रही थी, हाँ। हम लोग कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे बहुत नाराज भी हुए थे उस वक्त। आप लोगों ने महाराष्ट्र बंद का भी आह्वान किया था। हेमंत करकरे के बयान देखिए आप, हाँ। मेरे खिलाफ है कि हम सब इन लोगों के साथ, आरएसएस भाग गई थी, बीजेपी भाग गई थी, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं बोल रही थी। तब हम लोग जब नासिक में सबको लाते थे कोर्ट में, तो शिवसैनिक वहाँ खड़े रहकर आंदोलन करते थे। पहली बात, कर्नल पुरोहित के लिए हमने क्या किया, जाकर उनके पत्नी से पूछिए, आप जाकर पूछिए, अपर्णा पुरोहित जी है उनकी पत्नी, दिल्ली में आकर राष्ट्रपति तक हम चले गए उनको लेकर, कि कैसा गलत है, एक कर्नल पुरोहित जी को कैसे फंसाया गया है, और सिर्फ इसलिए फंसाया गया कि हिंदुत्ववादी अधिकारी है और इसलिए उनको इस तरह से जाल में फंसाया है। ये हमने किया है। उस वक्त बीजेपी आरएसएस हमारे साथ नहीं थी।
ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था सर, क्योंकि भगवा आतंकवाद की जो परिभाषा है वो कांग्रेस की तरफ से हम दी लोग गई। ये मानते ही नहीं कि किसी रंग का आतंकवाद होता है। हाँ। और किसी भी देश में आतंकवाद आतंकवाद ही होता है, बस। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तरफ से जो भी किया गया मालेगांव केस को लेके, उसकी सभी सराहना करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हैं। सवाल मेरा सिर्फ इसलिए था, इसके अलावा कांग्रेस के साथ रहना गुनाह है क्या? विचारधारा की लड़ाई नहीं, अगर कांग्रेस है, के अगर इस विचारधारा की लड़ाई ने देश को स्वतंत्रता संग्राम में इतना बड़ा काम किया है, तो उसने दिया होगा स्वतंत्र, आप लोग भुगत रहे हैं। इतने बड़े बड़े शहीद हो गए, जेल में गए, बीजेपी थी या आरएसएस था? कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्टों ने किया है या सोशलिस्ट लोगों ने किया है? कहाँ थी बीजेपी, कहाँ थी आरएसएस, कहाँ थी विश्व हिंदू परिषद? आप मुझे बताइए, कांग्रेस की विचारधारा क्या है? राष्ट्रद्रोही विचारधारा है। इस देश की एक पार्टी है, जो पार्टी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बनी थी। मतभेद हो सकते हैं, हमने भी किए हैं, उनके ऊपर बहुत सी क्रिटिसाइज किया है, जाहिर सभा में हमने बात की है, लेकिन देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान आप भूल नहीं सकते। अगर आप उनके ऊपर उंगली दिखाए गए तो आपका योगदान दिखाइए। आपने 150 साल देश गुलामी में था, तो आपने क्या किया देश के लिए? नहीं। तो कांग्रेस का योगदान रहेगा ना। इतिहास के आप पन्ने कितने भी फाड़ दो, लेकिन वो रहेगा। क्योंकि देश की आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। क्या इस वजह से उसकी जितनी भी बातें हैं, गलत बातें हैं, क्या उन्हें इस बिना पर नज़रअंदाज किया जा सकता है? जो गलत होते हैं हम उसको खड़े रहकर विरोध करते हैं। चाहे बीजेपी हो, जब हम बीजेपी के साथ थे तब भी हमने विरोध किया, ये गलत है। हमारी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे है। जब मोदी को मुख्यमंत्री पद से निकाल रहे थे तो बाला साहब ठाकरे एक नेता थे, जिसने अटल जी को और आडवाणी को कहा कि ऐसे समय में मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से निकालना गलत है, हम मोदी जी के साथ हैं। तो ये बात नहीं है, शिवसेना का एक स्वभाव है, जो गलत है वो गलत है, जो सच है वो सच है। जो गलत है वो गलत है अगर, तो फिर क्यों कांग्रेस की इमरजेंसी की जो घोषणा थी, इमरजेंसी देश में लगाई गई, उसको भी जस्टिफाई करते हुए आपकी तरफ से ये कहा गया कि वो संवैधानिक तरीके से लगाई गई? तो अभी क्या इमरजेंसी से खराब हालत अभी है ना, वो तो संवैधानिक तरीके से पार्लियामेंट में आकर मंजूरी लेकर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन 10 साल में जो इस देश में इमरजेंसी लगी है इलीगल, वो तो बहुत गंभीर बात है। ऐसी इमरजेंसी पूरे विश्व में कहीं नहीं होगी इस प्रकार की। अब जाकर देखिए बाहर, हमको मालूम है जिस तरह से कानून और संविधान को अपने चरणों में बिठाकर अपने अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश होती है। इंदिरा गांधी के ज़माने में इतनी कठोर बातें नहीं हुई थी। उस वक्त तो हमारे प्रेस को भी ताला लगा था, हमें मालूम है ना। हमारा जो अखबार था शिवसेना का मार्मिक, उनको भी ताला लगाया था। हाँ। और भी हमारे लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन हम इमरजेंसी के साथ खड़े रहे, क्योंकि देश में एक अराजकता फैली हुई। आपको मालूम नहीं होगा, लोग इंदिरा गांधी को मारना चाहते थे, इसलिए बॉम्ब के फैक्ट्रीज लगाई थी कुछ लोगों ने, ये सच है। उसको एक केंद्रीय मंत्री की हत्या हो गई बॉम्ब डालकर समस्तीपुर में। डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा जो रेलवे मंत्री थे, उनकी हत्या हो गई। सांसदों की हत्या हो रही थी, सड़क पर उतरकर लोग सांसदों को मारना चाहते थे, और इसको इनकरेज करने वाले लोग अपोजिशन में थे, यह हमने देखा है। इसलिए अखबारों को बंद करवा देना, जो विद्रोह में आवाज़ उठा रहा है उसको जेलों में तो डाल अभी देना। क्या हो रहा है? मैं इसीलिए तो पूछना चाह रही अभी हूँ तो सर। हमने आवाज़ उठाया तो हमें जेल में डाल दिया। हाँ। हमने भी आवाज़ उठाया तो हमको जेल में डाल दिया। तो अगर वो संवैधानिक था, तो आज आप अघोषित इमरजेंसी को नकार, मतलब उसका साथ और इसको नकारना, मैं समझना हाँ, आप सिर्फ ये चाह ऑफिशियली रही हूँ। इमरजेंसी लगाइए ना। आप, कानून है, कानून में प्रावधान है इमरजेंसी लगाने का।
अगर देश के अंतर्गत सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा खतरे में है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। आपको किसने रोका है? तो आप बताइए क्यों हो रहा है, हमको क्यों इमरजेंसी लगाना है। आप पार्लियामेंट में आइए और बताइए। आप ऑपरेशन सिंदूर या पहलगांव के ऊपर एक दिन का स्पेशल सेशन लेने से डरते हो, तो आप उसका ऊपर क्या चर्चा करेंगे हमसे? चर्चा करो ना। डेमोक्रेसी क्या है? डिबेट है। आप डिबेट से प्रश्न को सुलझाइए। अब अगर महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है, मैं उस पर सवाल पूछूं तो सबसे पहले तो आपका क्या उस पर स्टेक है? नहीं, महाराष्ट्र में कोई भाषा विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में जैसे देश के अन्य शहरों में सभी भाषा के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा रहते हैं। कब तक हमने अभी तक किसी को कहा कि आपकी भाषा के ऊपर हमने बयान किया है, ये किया है? हमारे यहाँ तेलुगु स्कूलें चलती है, हमारे यहाँ कन्नड़ स्कूल चलते हैं, हमारे यहाँ उर्दू स्कूल चलती है, हिंदी भाषिक की स्कूल चलती है, सबकी स्कूलें चलती है, कॉलेजेस हैं उनके खुद के। तो भाषा विवाद है कहाँ? ये पूरे देश में चल रहा है। जो त्रिभाषा सूत्र का जो एक विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे पहले मराठी भाषा रहेगी, दूसरी भाषा है, अनिवार्य है, किसको चाहिए हिंदी, इंग्लिश ले लो। आप ज़बरदस्ती मत करिए। मैं ये महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात बंगाल की भी करूँगा, ये बात मैं पंजाब की करूँगा, ये बात मैं तमिलनाडु के लिए करूँगा। अब हिंदी की आप ज़बरदस्ती कर रहे हो भाई, तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा आएगी त्रिसूत्री, मुझे बताइए। बिहार में कौन सी भाषा आएगी, हरियाणा में कौन सी आएगी, राजस्थान में कौन सी आएगी, बताइए ना हमको। गुजरात में तो ये लोगों ने विरोध किया हिंदी भाषा को। ये सवाल आप उनसे नहीं पूछते, अमित शाह को। ये सवाल मैंने आपसे भी नहीं पूछा था सर। हाँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना जबरदस्ती भाषा के नाम पे कहीं नहीं होनी चाहिए। हमको देख, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है, हाँ। या मुंबई ऐसा शहर है जहाँ हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं। हमको लखनऊ से ज़्यादा अच्छी हिंदी हम पहले से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हिंदी का प्रसार कैसा होता है? हिंदी सिनेमा से होता है, जो मुंबई में उनका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। हाँ। हिंदी संगीत हमारे यहाँ से पैदा होता है, वो हम सुनते हैं। भाषा विवाद पर मेरा सवाल ये नहीं था कि महाराष्ट्रियों पर हिंदी थोपी जा रही है। मेरा सवाल ये था कि हिंदी भाषियों को मजबूर करना कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठा सीखो। किसने कहा ऐसा? खबर आई होगी कैसे लोगों ऐसा को पीटा किसने गया। कहा है? किसने कहा है? वहां से हजारों तस्वीर हर रोज आई है कि हिंदी भाषियों को पीटा गया। आपके पास गलत जानकारी है। हजारों ने मुझे 5 दिखाई है तस्वीर। सर ये तो बार बार होता है। मैं अभी खबरें खोल के दिखा खबरें छोड़ दीजिए, खबरें क्या है। बात ऐसी है, 1-2 घटनाएं हुई है, उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। आप मुझे बताइए कि शिवसेना ने ये किया है, हमारे पार्टी ने किया है? नहीं, मैंने नहीं कहा आपने किया। तो मुझे मालूम नहीं। मैंने पूछा आपका स्टेक क्या है? हमने कहा ना, हमारे यहाँ आप जिस राज्य में रहते हो उनकी भाषा आपको आनी चाहिए। आप वहाँ रोजी रोटी के लिए आते हो, नौकरी करते हो, काम करते हो, धंधा करते हो, आपको उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए। अगर मैं बंगाल में जाकर रहूंगा, मुझे बंगाली आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो पीटा जाएगा? उनकी मर्जी। नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का पूछ रही हूँ। अगर मुझे कहा किसी ने आपको बंगाल में रहना, आपको बंगाली सीखनी है, तो मैं ज़रूर सीख लूँगा। अगर मुझे किसी ने कहा कि आप चेन्नई में आकर काम करते हो, इतने सालों साल रहते हो, आपको तमिल भाषा आनी चाहिए, मैं सीख लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं सीखूँगा। मेरा एक कर्तव्य है कि उस राज्य की भाषा मुझे आनी चाहिए। जहाँ मेरा रूटीन चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, वहाँ तो आनी चाहिए। जो ना सीखना चाहे उसकी पिटाई करना कहाँ तक सही है? कानून देख लेगा। हाँ। कानून है ना इस देश में। संजय जी, आप ये तो बता रहे कि उस राष्ट्र में आए हो तो भाषा सीखनी चाहिए। सीखनी चाहिए, सभी को इस सीखनी पर चाहिए। आपने जब अपने विचार व्यक्त किए, हाँ। तो फिर आप इस पर भी मुझे बताएं ना कि अगर कोई नहीं सीखना चाहता, जैसे आपके विचार का, आपकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए कि संजय राउत जी बंगाल जाएंगे, उनको कोई कहेगा जी बंगाली सीखो, तो वो सीखेंगे। तो वैसे ही महाराष्ट्र में जो नहीं सीखना चाहता, फिर उसकी भावना का भी तो सम्मान होना चाहिए। नहीं, ये सम्मान की बात नहीं है, ये राज्य की सम्मान की बात होती है। ठीक है। राज्य का भी अपना, देखो इस देश में लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं। हाँ। भाषा के आधार पर राज्य बने। हाँ। कोई भी कहाँ भी जा सकता है, काम कर सकता है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। हाँ।
फिर भी ये मेरा कर्तव्य बनता है एज ए भारतीय नागरिक, हम्म, मैं जिस राज्य में सालों साल रहता हूँ उस राज्य की भाषा अगर आती है तो आपको ज़्यादा सुविधा है कम्युनिकेशन में। हम्म। हमारी बात छोड़ दीजिए, पर नहीं है तो पिटाई तो नहीं होनी चाहिए ना। किसी को किसी ने पिटाई नहीं की। हाँ, एक दो घटनाएं हुई है, मैंने भी वो पढ़ी है, लेकिन हमारा पार्टी का उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैंने ये कहा भी नहीं, शिवसेना का वाकई उससे कोई हमारा संबंध संबंध नहीं है। मैं व्यूअर्स के ऊपर भी इस बात को थोड़ा छोड़ती हूँ, क्योंकि संजय जी ने कहा कि एक दो ही घटनाएं हुई हैं। कितनी घटनाएं हुई हैं नहीं है, हर रोज़ अखबारों में जो छप रहा है, अगर आप प्लीज़ हमें कमेंट करके भी बताएं। आप खुद महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वहाँ आपके आसपास ऐसी कोई घटना हुई है तो आप वो प्लीज़ बताएं। ये हिंदी भाषियों को पीटने की घटनाओं में एक नाम आता है, वो आता है राज ठाकरे का। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हाँ अगर नाम आता है हाँ, तो आप उनके इंटरव्यू करके ये सवाल आप उनसे पूछना चाहिए। ये सवाल जब मैं उनका इंटरव्यू करूंगी तो डेफिनेटली पूछूंगी। हाँ। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि राज ठाकरे को कई बार कई मंच से आपने खरी खोटी सुनाई है और अलग भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया है, जो आप उस समय करते हैं। अब राज ठाकरे, जैसा मैंने कहा कि उनकी पार्टी का जिक्र हो रहा है हिंदी भाषियों को पीटने के लिए, उन्हीं के साथ जब आप एक मंच पर खड़े होते हैं, उद्धव ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, राज ठाकरे जी भी वहीं दिखाई देते हैं, तो क्या ये वोट बैंक के लिए है? हो सकता है ना, गलत क्या है? दो भाई अगर एक साथ आए हैं तो आप बोलते वोट बैंक। हम्म, हाँ, दो भाई एक साथ आए हैं, हम्म, दोनों भी अलग अलग राजनीति करते हैं, हम्म, अब उनको लगता है कि एक साथ आना चाहिए और महाराष्ट्र की राजनीति करनी चाहिए, हम्म, तो महाराष्ट्र की जनता ने उनका स्वागत किया है, हम्म। उसमें गलत कुछ नहीं है। उस सवाल को आप नकार गए, नज़रअंदाज क्या? कर दिया आपने कि राज ठाकरे को आपने कई बार कई मंच पर खरी खोटी सुनाई है, बीजेपी का एजेंट भी आपकी तरफ से कहा गया बोला है। होगा, हाँ, परिस्थिति बदल गई है। अच्छा, देखिए, राजनीति में इस प्रकार की टिक्का टिप्पणी हमेशा होती है, सभी नेताओं के बारे में एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन वो बातें भूल जानी चाहिए हम्म, और आगे जाना चाहिए। अगर दो भाई एक साथ आए हैं तो हम पीछे की सब बातें भूल गए, एक नई शुरुआत हमने की है दोनों ने, और महाराष्ट्र की जनता को ये हमारा दोनों का दोस्ताना पसंद आया है, हम्म। तो ज़रूर हम एक साथ काम करेंगे। ठीक है, मैं व्यूवर्स को बता दूं कि हम इस समय संजय राउत जी के घर पर मौजूद हैं। संसद का सत्र चल रहा है, संजय जी दिल्ली में थे तो हमने सोचा उनसे मुलाकात कर ली जाए। अब मुझे आप ये बताइए संजय जी कि आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पड़ोसी यहाँ अगल बगल कौन है, आपको मालूम है कुछ? मालूम है ना, हाँ, वहाँ हमारे बाजू में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवे मिस्टर सोमन्ना रहते हैं, हम्म, वहाँ बाजू में हमारे मिस्टर वैशा रहते हैं आसाम के, हाँ, उसके बाजू में हमारे सामने जो कुलस्ते साहब रहते हैं, मध्य सब मालूम है, हमारा आना जाना रहता है एक दूसरे के साथ। दोस्त हैं निशिकांत दुबे जी भी रहते हैं। हमारे। दुबे भी रहते हैं बाजू में, हाँ, उसमें क्या है? तो पड़ोसी हैं आपके निशिकांत दुबे जी, और आप खुद ये बता भी रहे हैं, और फिर आप कैमरे पर आते हैं, कह देते हैं हमें नहीं पता, होंगे कोई दुबे वुबे, हम नहीं जानते उनको। तो क्या हो गया? पड़ोसी को तो जानना चाहिए। पड़ोसी है ना हमारे, उनके साथ हमारी मित्रता भी रही है, हम्म, सामने आएंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल दुबे जी कर रहे हैं वो गलत है। आज ही उनके एक मित्र मुझे मिले थे और मैंने कहा कि उनको कहिए इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करना दुबे जी ठीक नहीं है। आप पहले महाराष्ट्र में क्या चल रहा है समझ लीजिए, हम्म, और ये क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। हम्म, हम ये बात बिहार और झारखंड में आकर नहीं कह रहे, ये हमारे महाराष्ट्र में बात हो रही है। अगर आपके झारखंड और आपके बिहार में अगर कोई भाषा युद्ध शुरू हो गया तो हम हिंदी के साथ खड़े रहेंगे उधर आके। यहाँ की भाषा हिंदी है और हिंदी का सम्मान रहना चाहिए। हम लोग जब यहाँ पार्लियामेंट में आते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि देश की भाषा है, हम्म, एक संवाद की भाषा है। हम्म, मुंबई में भी हम हमारे मित्रों से बाहर से हिंदी में बात करते हैं, हम्म, और हिंदी प्यारी भाषा है। हमारा हिंदी अखबार है, हम चलाते हैं। मेरा किताब होता है मराठी में, उसका हिंदी अनुवाद हम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम्म, हम हिंदी फिल्में बनाते हैं, तो ये हिंदी से नफरत करने की बात ही नहीं उठती। हम्म,
ये जो अपप्रचार दुबे जैसे हमारे मित्रों ने किया है ये गलत है। महाराष्ट्र ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया, द्वेष नहीं किया है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा दिल वाला राष्ट्र है, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तक महान विभूति पैदा हुई। हमको नफरत नहीं सिखाई कभी महाराष्ट्र के लोगों को। मैं बड़ी आभारी आपकी रहूंगी क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। अगर आप मेरे कैमरे पे महाराष्ट्र के अपने आम लोगों से, क्योंकि आपने कहा ये जो पिटाई हो रही है लोगों की उसमें आपकी पार्टी नहीं है साथ, हम खुद ये मानते हैं, आप अगर ये आह्वान करें कि लोगों को सीखना चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर नहीं सीख रहा है तो उसको मारो मत, ये अगर आप देखिए कोई हमारे आदेश से किसी से पिटाई नहीं कर रहा है, एक बताता हूँ मैं, और हमारे पार्टी का ये एजेंडा नहीं है या प्रोग्राम नहीं है, किसी का नहीं है। महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सभी पार्टी का ये आह्वान है कि अगर यहाँ रहते हो तो आपको यहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस है, उसमें एनसीपी है, उसमें शिवसेना है, एमएनएस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सभी लोग उसमें शामिल है, एक पार्टी नहीं है उसमें। मैं तो बस हिंसा के लिए कह रही हूँ कि हिंसा नहीं होगी। हाँ। और हमने कभी इस प्रकार की हिंसा का समर्थन भी नहीं किया है और हम होने भी नहीं देते। जब हमें किसी हमारे हिंदी भाषिक भाई का फ़ोन आता है तो तुरंत हम उसको मदद करते कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप जाइए, हमारे पार्टी के इतने ऑफिस बेरर हिंदी भाषी का जाकर देखिए मुंबई में, उनका तो यही काम लगा है कि कहीं इस प्रकार की वारदात तो नहीं हो। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, क्योंकि आप खुद संपादक हैं, पत्रकार हैं, भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है। जब निशिकांत दुबे जी कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद कभी राजनीति में किसी को बिकाऊ कहा है, किसी को चंपू कहा है, किसी को ईडी का गुलाम कह दिया है, तो जब आप किसी को कुछ कहें तो वो ठीक है। देखिए दुबे जी का और हमारा विषय अलग है और आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं। हाँ। दुबे जी और हमारा जो, मैं संघर्ष नहीं बोल रहा हूँ, जो मतभेद चल रहे हैं वो एक विषय पे चल रहे हैं और वो है भाषा। आप वो ट्रैक मत चेंज कर लीजिए। दुबे जी का और हमारा, हमने बहुत बार दुबे जी के साथ बैठकर खाना खाया है, बैठे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन मतभेद अभी 2-3 महीने में हो गए, क्योंकि जिस प्रकार का स्टेटमेंट उसने दिया है वो महाराष्ट्र की भावना को आहत करने वाला था। एक राज्य के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमेशा मैंने बात कही है, हमारे किसी से व्यक्तिगत झगड़े नहीं है, यहाँ हम सब पार्लियामेंट्रियन हैं, हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब भारतवासी हैं, यही भावना होनी चाहिए। पर ये सारे जो शब्द हैं, सुबह सुबह बजने वाला भोंपू, इसके अलावा एक नाथ शिंदे जी को आपने कहा था सुबह सुबह बजने वाला भोंपू, आपने कह दिया ईडी का गुलाम, चंपू किसी को कह दिया, बिकाऊ कह दिया, ये भाषा फिर ठीक है? ठीक है ना, क्यों नहीं ठीक है? मोदी जी की भाषा देखिए, देश के प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, गृह मंत्री की भाषा देखिए, उससे हमारी भाषा बहुत ही सरल और सुंदर है। बिकाऊ शब्द अनपार्लियामेंट्री है क्या? नहीं, अगर अनपार्लियामेंट्री है तो माफ़ी मांग लूँगा मैं। राजनीति में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है, ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। अगर कोई बिक जाता है, कोई डरपोक आदमी, जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया 30-40 साल और डर के मारे भाग जाता है किसी पार्टी में, तो उसको बिकाऊ या डरपोक ही कहना चाहिए। अगर और कोई शब्द होगा आपके शब्दकोश में तो आप मुझे बताइए, मैं उस शब्द का ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। चंपू, चंपू के लिए, तो भोंपू के लिए क्या है? एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है, ये असंसदीय शब्द नहीं है। मुझे मालूम है, मेरी पूरी ज़िंदगी लिखने और पढ़ाई में गई है, पूरी ज़िंदगी मेरा पेशा है वो। तो मुझे शब्दों का चयन, इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मुझे मालूम है, चाहे गुजराती हो, मुझे सब भाषाएं आती है, मैं समझ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो मुझे मालूम है जिसको जो भाषा समझती है उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो उससे भी कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर आप सामना के हमारे संपादकीय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये तो कुछ शब्द नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए शब्द। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल
अगर मैं खुलकर कहूँ तो गाली का इस्तेमाल। नहीं, ये आप- गाली नहीं है। नहीं, इनको नहीं कह रही हूँ मैं तो उन शब्दों का जिक्र नहीं कर रही हूँ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अक्सर जब बातें कर रहे होते तो निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है ना। हाँ। डायलॉग होता है, संवाद होता है लोगों से। अच्छा। हाँ, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाहती हो। हाँ। लेकिन मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो तो मैंने योगी आदित्यनाथ से सीखा है। मैंने सुना है वो शब्द हाँ, जो आप कह रहे योगी हैं। आदित्यनाथ जी ने जब ये शब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे कहा कि बहुत बढ़िया शब्द है लोगों के समझाने के लिए कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, वो समझते नहीं कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो उसके लिए शब्द का जो योगी जी ने इस्तेमाल किया है उस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने कर लिया। मुझे लगा आप योगी जी को क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं, योगी क्योंकि सबने किया था, कोई उसका साथ नहीं दे सकता उन शब्दों का। हमने कभी योगी जी का क्रिटिसाइज नहीं किया। आप देख लीजिए, बाबा जी हमारे अच्छे प्यारे हैं, पसंद है आपको? मुझे हमेशा पसंद है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो बाबा जी के पैर भी छूता हूँ, बाबा के पैर भी छूता हूँ। उसमें क्या है? तो योगी आदित्यनाथ आपको पसंद है, नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे बहुत ही मधुर रिश्ते थे, लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक दूसरे के रास्ते अलग हो जाते हैं, उसमें हो गए। रास्ते अलग होते हैं, रास्ते फिर वापस जुड़ते हैं। अभी ये जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, आप कुछ नहीं थोड़ा चल रहा है बताएंगे? और चलेगा भी नहीं। खबरें तो ऐसी है कि बहुत जल्द खबरें कुछ पे होने क्या वाला है, खबरें तो बनती रहती है। खबर बनाने वाले क्या होते हैं? हाँ। जिस बीजेपी ने हमारे पार्टी को तोड़ा है और हमारी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे नाम के व्यक्ति के हाथ में देते हैं, उनको मालिक बनाते हैं। ये कभी होता है? हाँ, देखिए, आप पार्टी छोड़ दी, हमारी सरकार गिरा दी, हमें उसके कोई तकलीफ नहीं है। राजनीति में ये सब खेल चलता है। शरद पवार साहब की पार्टी आपने तोड़ दी, लोग चले गए, 40 लोग, अजीत पवार, हमको उससे भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आप, शरद पवार जिंदा है, पार्टी के संस्थापक है, पार्टी बनाई, और उनके होते हुए आप ये पार्टी एक चोर को देते हो, हमारी पार्टी एक लफंगे को देते हो, या आप मालिक बन गए। आप कौन हो? जनता तय करिए। आप कैसे बोल सकते हो? उद्धव ठाकरे है, बाला साहब ने विरासत उनके हाथ में दी है, संविधान है पार्टी का, संविधान बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग आपके हाथ में है, आप चुनाव आयोग के मालिक है, सुप्रीम कोर्ट आपके दबाव में है। इसलिए आप इस प्रकार की राजनीति करोगे, ये खेल करोगे, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हम नहीं मानते। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे तब शिवसेना यूबीटी नहीं जाएगी, या एकनाथ शिंदे को अगर हटा दिया जाए और बुलाया जाए आप लोगों को तब भी नहीं देखियो, जाएंगे? एकनाथ शिंदे का खेल भी खत्म होगा। बीजेपी किसी को ज़्यादा दिन अपने साथ नहीं रहेगी। हम 25 साल रहे उनके साथ। जब महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई पहचान नहीं थी तो बाला साहब ठाकरे ने हमको कहा था कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। हमने अपने कंधों पर बिठाकर उनका प्रचार किया है कि गांव-गांव में पोस्टर लगाने को उनका कार्यकर्ता नहीं था। हमने उस पार्टी को बढ़ाया है महाराष्ट्र में, और हम क्या उनसे सीख? ठीक है, संघर्ष होता है राजनीति में, हम करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे। फायदे के लिए आपने अभी कहा कि होता है, राज ठाकरे के साथ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, राज तो ठाकरे एकनाथ शिंदे वो हटा दें राज अगर? ठाकरे का खून का रिश्ता है, आपको बताता हूं। राज ठाकरे ने कभी ठाकरे होने के बावजूद शिवसेना पर दावा नहीं किया। उनके मतभेद हो गए, बाहर निकले, अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद की पार्टी बनाई, बस जो भी उनकी क्षमता थी उस हिसाब से पार्टी को चलाया। लेकिन मैं ठाकरे हूँ, राज ठाकरे हूँ, शिवसेना मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ये नहीं किया ना। खबरें ये गरम इसलिए हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कभी कहते हैं कि आप इधर आ जाइए, कभी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनसे मिलने चले जाते हैं। सामना में मेरे ख्याल से तारीफ भी छपी थी देवेंद्र फडणवीस की। इन सब डॉट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमें देवेंद्र लगता है फडणवीस के साथ, देखिए, देवेंद्र जी के साथ हमने बहुत साल काम किया है।
अच्छे नेता है, युवा यंग लीडर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत कम उम्र में बने और देश के भविष्य की बात करें तो भविष्य में वो केंद्र में आकर अच्छी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। देखिए, हम सच बोलते हैं, हमारे साथ उनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मतभेद होते हैं ये, हम उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते। महाराष्ट्र की एक परंपरा है, झगड़े हैं वो वैचारिक झगड़े हैं, विचारों के झगड़े हैं, हम उस हिसाब से लड़ेंगे। बीजेपी के साथ चाहे और किसी के साथ हम लड़ते रहेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। आप बीजेपी में नहीं जाएंगे, एक नाथ शिंदे बीजेपी से हटेंगे या नहीं हटेंगे वो बात की बात है। एक नाथ शिंदे क्या शिवसेना यूबीटी के साथ आ सकते हैं? नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? कौन लेगा उसको? कैसे ले? आप बताएंगे ये तो। बात ऐसी है, हाँ। उनका खेल जल्दी खत्म होने वाला है। कैसे? आप लिख के लीजिए, राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं टिकते। हमारा इतना सालों का तजुर्बा है, हम राजनीति में भी है, उनको अपनी पार्टी बीजेपी में विलय करना होगा और उनकी वो तैयारी चल रही है। अच्छा, तो फिर वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, मतलब बीजेपी ही बन जाएंगे? हाँ, बीजेपी आप कह रहे हैं फिर भी किसी भी कीमत पर आप तो नहीं जाने वाले बीजेपी के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या रखा है बीजेपी में? नरेंद्र मोदी का अमृत पीकर आए हैं क्या? अमृत पीकर आए, अजरामर तो कोई नहीं है ना। अमित शाह साहब जो है वो भी अमृत प्राशन करके पृथ्वी पर नहीं आए हैं, हमको मालूम है। एक नाथ शिंदे की बड़ी तारीफ की थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने ये कहा कि भारत में आज़ादी से लेकर के आज तक एकमात्र हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है और वो है एक नाथ बाप शिंदे। रे, मुझे मालूम नहीं, ये नई हाँ। जानकारी है मेरे लिए कि एक ही हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है, बाकी के सब विदेश से आए हैं। उन्होंने मेरे खुद पॉडकास्ट में ये बात 2 बार बात ऐसी दोहराई है कि मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, स्वामी जी का। वो मातुश्री में भी आए थे, हाँ। हमने भी उसका पाद्य पूजन किया है और उद्धव ठाकरे साहब को भी स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है, बस हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद वो नाराज हो गए हैं क्यों? उद्धव ठाकरे जी से। मुझे मालूम, मेरी डायरेक्ट बात हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कहीं सुनी बात या खबरों की मुझे बात मालूम ऐसे नहीं मुझे मैं कह मालूम रही। नहीं, मैं उनका आदर करता हूँ। उनका कहना है मैं आशीर्वाद देने गया था उद्धव ठाकरे जी के घर, हाँ। उन्हें मैंने आशीर्वाद दिया। उद्धव ठाकरे जी ने बड़े प्रेम से आमंत्रित किया था शंकराचार्य जी को। फिर उसके बाद उनका कहना है कि मैंने उद्धव ठाकरे जी के सामने अपनी बात रखी कि आप गाय माता को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। नहीं, हमारी सरकार नहीं है ना। हाँ, जब वो आए थे तो हमारी सरकार नहीं थी। वो सिर्फ वायदा चाहते थे, ये चुनावों के पहले की बात है। ऐसे है कि हमारी सरकार अगर होती तो हम स्वामी जी का आदेश का पालन करके गवर्नमेंट का आदेश निकाल देते। अरे वाह। लेकिन हमारे पास सरकार नहीं, हमारी सरकार गिराई है। हम बस हम आपकी जो भावना के साथ रह सकते हैं। हाँ। अगर स्वामी जी का ये आदेश था तो आदेश का हम पालन करते जरूर। 24 घंटे में सरकार का आदेश हम निकालते, क्या लेकिन बात। सरकार नहीं है हमारी। मैं पहुंचाऊंगी आपकी ये बात। हाँ, फिर उसमें क्या? उनके पास हम जरूर स्वामी जी एक बेबाक तरीके से बात करते हैं और हाँ। हम हमेशा उनका आदर करते हैं। उन्होंने एक नाथ शिंदे के लिए ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ एक हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है, वो है एक नाथ शिंदे, क्योंकि एक नाथ शिंदे ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की बात कर दी। ठीक है ना। तो आप भी लेकिन उसके साथ हैं, किसके साथ? गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। हम स्वामी जी के साथ हमेशा रहे, स्वामी जी के विचार को हम हमेशा फॉलो करते रहे। क्या बात है। अब अगली बार मैं उनके पास जाऊंगी तो मैं Definitely जरूर बोलिए ना, उन्हें उसमें क्या इस है? बात को बताऊंगी, हाँ, क्योंकि बहुत नाराज हैं वो आप लोगों से नहीं इस बात देखिए, को लेके। मातुश्री में आए थे तो मैं भी उनके साथ था ना, मैं भी हाँ। वहाँ ही था। स्वामी जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, उद्धव जी को आशीर्वाद दिया है। हाँ। अब मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करती हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 30 जुलाई 2022 को, जिसमें आपसे जब परिवारवाद के ऊपर सवाल पूछा गया हाँ, तो आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आई बिलीव इन लीडरशिप नॉट इन फैमिली पॉलिटिक्स। सीधी सी बात है, जो अच्छा नेतृत्व करने वाला है आप उसके साथ हैं। अब इसमें मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि इसके बाद जनवरी 2024 की खबर है जिसमें परिवारवादी पार्टियों की फिर आपने वकालत कर दी। 22 में आपने कहा कि मैं लीडरशिप पर बिलीव करता हूँ। 24 में आपने वकालत करते हुए ये कहा कि शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, उनकी विचारधारा को लेके उनके घर के ही लोग आगे चल सकते हैं। मतलब क्या सीधा है कि भविष्य में भी कभी शिवसेना पर ठाकरे परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा?
लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोग स्वीकार कैसे, देखिए मैंने जो बात कही है वो गलत नहीं है। अब आज शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है। अब शिबू सोरेन की विरासत कौन संभाल रहा है? हेमंत सोरेन संभाल रहा है। लोग झारखंड में सोरेन परिवार को मानते हैं इसलिए कि झारखंड में जो संघर्ष हुआ आदिवासियों के अधिकारों के लिए या एक राज्य बनाने की, उसमें शिबू सोरेन सबसे आगे रहे। लोग ये भूलते नहीं है। अब बाला साहब ठाकरे ने हमेशा महाराष्ट्र की जनता के लिए, मराठी लोगों के लिए जो किया है, तो ठाकरे परिवार के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो कभी कम नहीं होगी। जैसे आज हम महात्मा गांधी जी को मानते हैं, लोकमान्य तिलक को मानते हैं, हाँ, भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं रहा, ये सच है। वहाँ आप देखिए दूसरे राज्यों में भी अगर आप जाओगे, अब मिस्टर अमित शाह है, उनका बेटा जय शाह है, ये भी तो परिवारवादी है ना। बिल्कुल। अब राजनीतिक विचारधारा जिसके साथ हमारे जैसे लोग जुड़े हैं, वो विचारधारा अगर आगे जा रही है तो कौन लेके जा रहा है, उनके साथ हम जाएंगे। उद्धव ठाकरे को विरासत बाला साहब ठाकरे ने दी और हमने देखा कि 22 साल से उद्धव ठाकरे पार्टी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे वो सीनियर नेता है, प्रमुख है हमारे, तो हम उनके साथ रहेंगे। हम तो इस देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है, शिवसेना में होने के बावजूद भी। अब शरद पवार साहब के साथ हमारा रिश्ता रहा हमेशा, हम उनसे भी कुछ सीखते हैं। हम कम्युनिस्ट लीडर्स, मुंबई में बड़े नेता थे, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे हो, या उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखने की हमें कोशिश की। तो आप भय से परिवारवाद के साथ हैं कि लोग नहीं स्वीकार करेंगे इसलिए मैं परिवारवाद के साथ हूँ? नहीं, लोगों ने स्वीकार किया है ना। हाँ। देखो इतना शिंदे को पूरी पार्टी दी अमित शाह ने, फिर भी उद्धव ठाकरे डटकर खड़े हैं पार्टी के साथ, और इसी हालत में भी पार्टी के संघर्ष के बावजूद भी 9-10 सांसद चुनकर लाए, हाँ। पार्टी 20 विधायक चुनकर लाए, लाखों वोट मिले। अब जो नेता संघर्ष करता है संकट आने के बावजूद भी, उसके साथ हमारे जैसे लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जो काबिल है उसके हाथ में पार्टी की कमान होनी चाहिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। ऐसा कौन है? या परिवारवाद ही आगे बढ़ते रहना मुझे चाहिए? बताइए ना, आप मुझे नाम बताइए, मुझे मेरे पार्टी के बारे में मालूम नहीं है ज़्यादा, ऐसा लगता है। सर मैं विचार आपके जान रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं सजेस्ट कर रही, मैं आपके अब ममता विचार बनर्जी है, परिवारवाद मुझे पर। बोले अब ममता बनर्जी है, एक पार्टी ममता जी ने बनाई है, तो लोग ममता बनर्जी की लीडरशिप को देखकर ही वोट करते हैं, और कोई वहाँ नेता बनेगा नहीं होगा। शरद पवार की पार्टी को इसलिए वोट मिलते हैं क्योंकि शरद पवार उस पार्टी के लीडर है। यहाँ परिवारवाद से ज़्यादा यहाँ व्यक्ति विशेष है। आप किसके साथ हैं? परिवारवाद को आप नहीं, ठीक मानते देखिए हैं? मैं ठाकरे परिवार के साथ हमेशा रहा हूँ, हाँ। चाहे राजनीति में मैं हूँ या न हूँ, मेरी जिंदगी हमेशा बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार के साथ रही। हाँ। हमारे जैसे लोग पार्टी में या राजनीति में जो है वो ठाकरे परिवार की वजह से है, तो और ये आगे भी रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि आगे आने वाले समय में भी शिवसेना की कमान आदित्य ठाकरे और फिर उसके आगे चलती रहेगी, परिवार के ही हाथ में, कोई दूसरा बाहरी नहीं अध्यक्ष कौन हो बनेगा। सकता है बाहर, मुझे बताइए। हमारा पार्टी का संविधान इस तरह से बना है। हाँ। पार्टी का संविधान ऐसा है। हाँ। आप मुझे बताइए कि अभी शरद पवार साहब की पार्टी है, उसके पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुळे जी है, और दूसरे एक वर्किंग प्रेसिडेंट थे प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, मैं समझ गई सर। मैं जो पूछना चाह रही थी, मुझे लग रहा है वो बात आ चुकी है आपकी। एक चीज़ और मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत जानना चाहते होंगे, तह तक जानना चाहते होंगे। हाल ही में आपने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से मंत्री हैं जो तंत्र पूजा कर रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहे हैं,
आपकी तरफ से फ़ोटो भी हमने देखी, वो जो एक सोशल मीडिया पर बहुत घूम रही थी। तो ये आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा मतलब है, अभी संभव भी है? चल रहा है। ये जो सरकार बनी है, देखो हाँ। हमारी पार्टी जो है ये अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखती। हमारी पार्टी की विचारधारा है, अंधश्रद्धा का जो कानून बना है वो हमारे तरफ से बना है। हाँ। अंधश्रद्धा विरोधी कानून, ठीक बात। उसमें ये बातें नहीं आती। बालासाहब ठाकरे के पिताजी जो थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो बहुत बड़े महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी पूरी जिंदगी इस प्रकार की अंधश्रद्धा के विरोध में लड़ने में गई। हम्म। तो हम इस प्रकार से कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये बात राजनीति में हो रही है और ये गलत है, और ये लोग खुद बताते हैं। एकनाथ शिंदे और 40 लोग पहले सूरत में गए, छोड़ वहाँ से गए कामाख्या देवी गुवाहाटी में, और वहाँ उस लोगों ने जो प्रकार की वहाँ जो परंपरा है, पूजा है, ये बलि देने की, हाँ बलि देने की, बैल या भैंसे वो बलि देते हैं। और हम लोग ये हिंदुत्व है मानकर उनको मान्यता देते। इस प्रकार का हिंदुत्व हमें मान्य नहीं है। हम रिफॉर्मर लोग हैं, हम सोशल रिफॉर्मर हैं, जिसे महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव पुरोगामी बोलते हैं हम लोग। हमको इस प्रकार की अघोरी पूजा अर्चा या तंत्र मंत्र हमें मान्य नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं। कितने फोटो मंत्रियों के आते हैं, आपने देखे होंगे, सब लोग यही करते हैं। उनका तो पूरा जो टाइम है, आधा टाइम पूरा दिन का उसमें ही जाता है, पूजा में जाता होगा ना। इस प्रकार की पूजा करना गलत बात नहीं। भगवान के सामने हम भी हाथ जोड़ते हैं। हाँ। हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने हम। हाँ। ये पूजा अलग और ये उनकी पूजा अलग है। ये अघोरी पूजा बोलते हैं उनको, कुछ हमें मालूम नहीं, हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनके वीडियो सामने आते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती है। महाराष्ट्र में उनको ऐसे कामों को मान्यता नहीं है। अगर बोलते हैं कि महात्मा फुले डॉक्टर अंबेडकर का महाराष्ट्र है, तो उसमें इस प्रकार की बातों को मान्यता नहीं है। पर इससे कोई नुकसान तो होना नहीं है आप लोगों का। हम कहाँ बोलते हैं कि हमारा कोई फायदा रिजल्ट आना नुकसान हो, नहीं है। लेकिन ये करना ही गलत है। लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक बात। लोगों को संदेश क्या देंगे आप? आपका किस तरह की पूजा पाठ और कैसी? नहीं, मैं ज़्यादा भक्ति पर पूजा पाठ यकीन नहीं है? करता हूँ। हमारे घर के लोग करते हैं, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। हम्म। हमारे घर में हम हिंदू परिवार है, हाँ। तो करते हैं। अब मुझे सुबह मैं जब घर में यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरी माँ सुबह फ़ोन करेगी, मेरी पत्नी फ़ोन करेगी और कहेगी श्रावण चल रहा है भाई, ध्यान में रखना। हाँ। हाँ, आज इत्तेफाक से हम भी आखिरी सोमवार में ही आज बात श्रावण कर चल रहे रहा है, श्रावण का सोमवार है, हैं। हाँ। यहाँ वहाँ जाकर कुछ खाना नहीं, ये नहीं, ये बताते। मान्यता है, संस्कार है हमारा। हाँ। तो ये तो होता है, ये पूजा अर्चा घर में चलती रहती तो है। आप मानते हैं फिर जब वो कहते हैं तो? जब मुझे कहते हैं मेरी माँ हाथ जोड़ दो, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरी पत्नी कहेगी, मेरे बच्चे कहेंगे इस मंदिर में जाना है, चलो। जब मैं जेल में था, हाँ। ईडी ने मुझे जेल में रखा, अरेस्ट किया। छूटने के बाद मेरा परिवार सबसे पहले मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके गया। वो एक प्रख्यात मंदिर है, वहाँ मान्यता है उसको, पिकेट रोड बोलता है उसको, पिकेट रोड का हनुमान मंदिर है। तो सबसे पहले उतरकर हमको वहाँ लेके गया, वहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर लेके गए, मैं चला गया। कृपा तो भगवान की होनी चाहिए, बिल्कुल। और हमारे पे है। बनी रहे भगवान की ये Yeah. कृपा सभी पर बनी रहनी चाहिए। कुणाल कामरा को लेके भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुणाल कामरा के दफ्तर में जब तोड़फोड़ की जाती है तो आप उसे गुंडागर्दी बताते हैं, जो है भी। फिर क्यों जब कंगना रनौत के यहाँ ऐसी ही तोड़फोड़ होती है तो उसे आप गुंडागर्दी नहीं मानते हैं? देखिए, दो कंगना रनावत आर्टिस्ट दोनों के साथ एक जैसा नहीं, बर्ताव, ऐसा नहीं है, नहीं, ये गलत है, गलत है। कंगना रनावत मुंबई में रहती है, उससे पहले कभी उसके ऊपर कोई हमला या कोई हो गया क्रिटिसिज्म? कभी नहीं हुआ। इतने सालों से रहती है, फिल्मों में काम करती है, मुंबई में रहती है, मुंबई में खाती है, मुंबई में पीती है, मुंबई में घूमती है, मुंबई में बंगला बनाती है। किसी को दुख है? नहीं, अच्छी बात है। लड़की मेहनत करती है, काम करती है, लेकिन अगर वो लड़की ये कहेगी कि मुंबई पाकिस्तान बन गया है, तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मुंबई की तुलना अगर पाकिस्तान से होती है तो लोगों की भावना और संयम का बांध टूट जाता है। हम भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। मैं या उद्धव जी कहे फिर भी लोग नहीं मानेंगे कभी कभी, या ऐसे विषय पर टिप्पणी करेंगी जिसका वो काम नहीं है। आप एक्ट्रेस हो, आप कलाकार हो, आप ज़रूर राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हो, करना भी चाहिए, हर एक को अपना एक मत होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करें, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, क्या ये बात है? अगर कोई दिल्ली में कहेगा, लखनऊ में जाकर कहेगा मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो आप ये सहन करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। मैं मारूंगी तो नहीं सर। हाँ, हमने कहाँ मारा है? उनके घर जो तोड़फोड़ हुई, तोड़ा नहीं, उखाड़ दिया। तोड़ फोड़ तो होती है, उखाड़ दिया। अगर पाकिस्तान की तुलना, मुंबई की तुलना पाकिस्तान से होगी तो और क्या हो सकता है, मुझे बताइए। और किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार की भाषा कोई करता है तो वहाँ के लोगों ने उनको ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देना चाहिए। ये बीते ये मैंने जितने सवाल आपसे पूछे हैं उन सबको एक साथ जस्ट करके मैं पूछ रही हूँ कि वो हाँ? क्या वजह है जो जहां आपको सहूलियत दिखाई नहीं, देती नहीं, है ऐसा नहीं। वहां किसी के बयान को आप जायज ठहरा दे रहे हैं। नहीं, ऐसा जहां नहीं। आपको सहूलियत नहीं दिखाई दे रही है वहां आप कह रहे हैं उसके साथ हुआ तो ठीक हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा है। देखिए, मेरा भी एक जस्टिफिकेशन है ना उसमें। कुणाल कामरा के ऊपर जो हमला हुआ वो स्टूडियो उसका नहीं था, दूसरे का था। वो भाड़े पे लेता था। गुस्सा तो आप जायज मान रहे हैं ना, लोगों का गुस्सा जायज था। ठीक है, ठीक है। हाँ। कुणाल कामरा ने क्या कहा था और कंगना ने क्या कहा था, आप तुलना करके देखिए। तो आप कह रहे हैं लोग हाथ में लोकतंत्र को ले लो, कानून को ले लो, ठीक है। डेमोक्रेसी किसी ने है, पाकिस्तान यही तो कहा, डेमोक्रेसी है। क्या पाकिस्तान कहा? मारपीट पाकिस्तान डेमोक्रेसी की, है। पाकिस्तान हमारा देश का एक परंपरागत दुश्मन है। हाँ। पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ घुसते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं, हम उनसे लड़ाई करते हैं। मुंबई में पाकिस्तान ने इतने ब्लास्ट करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, हमारे लोगों की जानें चली गई है। तब बचाने के लिए कंगना नहीं आई थी या कंगना के लोग नहीं आए थे, हम ही लोग थे। हमारे 60 लोग मर गए उसमें, और बम ब्लास्ट में 500 से ज़्यादा लोग मर गए। कंगना का क्या गया है, मुझे बताइए ना। कुछ नहीं गया कंगना का। तो अगर आप पाकिस्तान से हमारी तुलना करेंगे तो हमारे मुंबई के लोग, चाहे मराठी हो चाहे और कोई, जो मुंबई को अपना शहर मानते हैं, वो तो गुस्सा करेंगे ना। ठीक है। एकनाथ शिंदे के लिए आपने कहा कि आप उनके साथ भी नहीं जाएंगे, वो आप कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं ये मानूं कि अब आपके उनके साथ संबंध ठीक नहीं है? संबंध ही नहीं है तो ठीक होने के बाद क्या है? अच्छा, इसके लिए संबंध होने चाहिए ना। मैं ये बहुत पहले से जानना चाहती थी क्योंकि जिस समय दोनों पार्टियां शिवसेना अलग अलग हो रही थी, मैं उस समय मुंबई में नहीं, थी। शिवसेना अलग नहीं हो गई। हाँ। ये गलत है, शिवसेना अलग नहीं हो गई। एक शिंदे ने गुट बनाया, वो अलग हो गया, और अमित शाह ने चुनाव आयोग के ऊपर दबाव लाकर शिवसेना नाम उनको दे दिया। ये असंवैधानिक है, उस ये समय गुंडागर्दी है। उस समय ये कभी महसूस नहीं हुआ था कि एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, महसूस होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन जो उसने किया है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। फिर आपने जवाब नहीं दिया कि आपको आभास हुआ था या नहीं कभी कोई? हाँ, बस शंका- हुआ था। हमने चर्चा भी की थी। हाँ। ये आदमी बहुत डरा है ईडी से, उसको लगता है कि मुझे अरेस्ट करेंगे। नहीं, मैंने तो बार बार कहा, मेरे पास आकर रो रहा था कि अब मेरी उम्र नहीं है जेल में जाने की, आप लोग बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये मेरे से बहुत बार बात हुई। बोला अभी बीजेपी से क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, हिम्मत से लड़ना चाहिए हम लोग। पार्टी ने हमको इतना कुछ दिया है, अगर पार्टी संकट में है तो हमको लड़ना चाहिए। लेकिन वो डर गया, वो लड़ने वाला आदमी नहीं है, वो डर गया। ऐसे डरे हुए लोगों का एक ग्रुप बन गया जो अमित शाह जी के चरणों में गया। हाँ। अमित शाह ने कहा कि आप ही शिवसेना है। ये डरपोक लोगों की शिवसेना अमित शाह ने बना दी, और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर एक मोहर उठा दी। एकनाथ शिंदे को तो जेल जाने से डर लगता है, पर आपको जेल जाने से, जेल में रहने से डर नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं।
क्या अनुभव हम है? जीवन भर संघर्ष किया है, सड़क पर किया है, पहले भी गए जेल। हमको तो लोग मवाली गुंडे बोलते हैं और हमको उसका बुरा नहीं लगता। लोग बोलते हैं मवाली है, गुंडे है, सड़क पर है। जनता के लिए ये सब करना पड़ता है, पब्लिक के लिए। हाँ, लोग बोलते हैं हमारी गुंडों की पार्टी है, लेकिन हिंदुत्व के लिए, मराठी मानुस के लिए जो हमने किया वो कोई नहीं करेगा। हाँ, हम कभी जिंदगी में डरे नहीं, और मेरे पार्टी के 90% लोग ऐसे हैं जो कभी डरे नहीं। मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हमको जेल में लेके गए, चलो बोलो, बारात निकली। मैं आपको जब ईडी दफ्तर लेके जाते थे ना, हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त थी वहाँ, रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वो पूरी रिपोर्टिंग करी हुई है। लेकिन होता क्या था, ईडी दफ्तर के बाहर रोक देते थे रिपोर्टर्स को, हमें अंदर जाने मिलता हाँ। नहीं था। तो अब आपके साथ जब आज आमने सामने मैं बैठी हूँ, तो ये जानना चाहती हूँ कि बाहर तक की कहानी तो मुझे पता है। अब दफ्तर के अंदर, जब आप ईडी दफ्तर के अंदर पहुँचते थे तो वहाँ क्या होता था? कुछ नहीं हो गया। क्या होगा उधर? हाँ, अरेस्ट किया ना, और क्या किया? कैसा बिहेवियर उनका अंदर रहता है? क्या करेंगे ये लोग? वो भी डरपोक रहते हैं ना। एक सत्ता का सुख मिलता है, इसलिए उनमें हिम्मत आती है कि हमारे पीछे सत्ताधारी है, गृह, इसलिए हिम्मत। नहीं तो ये सरकारी अधिकारी तो इतने डरपोक होते हैं, इतने भ्रष्ट होते हैं। हमारे जैसे लोग जब मिलते हैं उनको, हम्म, तो उनकी हिकड़ी निकल जाती है। हम्म। क्या करेंगे आप? जेल में डालोगे, डाल दो भाई, क्या करोगे? हम मुझ पे हमला करोगे, कभी तो कभी मैं छूटने वाला हूँ। हम भी बाहर आएंगे, ये मुंबई है। हाँ। तो आप ऐसे धमकाते भी हैं वहाँ पर? किसको? ये मतलब ऐसा एटीट्यूड आपका रहता है या ऐसा आप मेरा ऐसा ही, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। ये भी आप मुझे बताएं थोड़ा, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे चर्चा करूँ, कि खाली समय में आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी लिखने पढ़ने में ही गई है। मैं तो सड़क पर आंदोलन करता हूँ। कोई एक किताब जो आप मेरे व्यूवर्स को, खासकर यूथ को सजेस्ट करना चाहें कि ये तो तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए? ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। गांधी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, हम्म, अभी हाल में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हम्म, जेल डायरी है, मेरे टेबल पर पड़ी है। एक कार्यकर्ता है झारखंड का, जंगल में काम करता है, आदिवासियों का संगठन बनाता है, हम्म। और उसको सरकार ने माओवादी टेररिस्ट बनाकर जेल में 3 साल से वो सड़ रहा है। उसको यूएपीए लगाया है। उसने किताब लिखी है, हम्म। वो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी इससे- किताब है। इससे ही और हिम्मत मिलती है सत्ता के खिलाफ लड़ने की? नहीं, देखो, छोटे छोटे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, हाँ। लोकतंत्र के लिए। छोटे छोटे कार्यकर्ता वो लड़ रहे हैं, और लड़ना भी चाहिए ना। आप लोग क्योंकि लड़ाई की बात चल रही है, संसद के अंदर जो लड़ रहे होते हैं, वो क्या बाहर वैसी तस्वीर होती है? नहीं होती। नहीं होती? बाहर मित्र बन जाते हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है। अब तो सब गुलाम बन गए, बीजेपी, मोदी साहब, क्या उसके गुलाम, उससे क्या लड़ना है? लड़ाई बरोबरी में, पहले भी हम लड़ाई की है। देखिए, हम हाँ। जब बीजेपी में थे, सदन में हम बैठते थे अपोजिशन में, और कांग्रेस की सरकार थी, 101 बड़े बड़े हस्ती वहाँ बैठते थे, तब जो लड़ाई होती थी उसमें मज़ा आती थी। अब तो सब गुलाम बैठे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनको तो जय जयकार ही करना है ना, और क्या है। मोदी जी के साथ का आपका कोई ऐसा यादगार किस्सा क्या है जो नहीं, लोग बहुत नहीं से जानते? हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हाँ, कुछ बताइए ना। आज कभी- भी मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ। एक बात है, देश के प्रधानमंत्री है, हाँ। प्रधानमंत्री का मैं हमेशा आदर करता हूँ। मोदी जी और बाला साहब ठाकरे के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। बाला साहब ने मोदी जी को जो आशीर्वाद हमेशा देते आए, और उनके पार्टी के लोगों ने भी नहीं दिया होगा, ना अटल जी ने दिया होगा, ना अडवाणी साहब ने दिया होगा। हम्म, अमित शाह को तो जिंदगी में बाला साहब ने ऐसी मदद की है कि अमित शाह कभी भूल नहीं सकते। क्या? मोदी जी को बहुत से,
मैंने एक बार वो कहाँ भी था, मेरी किताब में भी मैंने लिखा उस बारे में। तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे पास है ये लोगों के, थोड़ा बताइए भी ना लेकिन ये हमें। भूल गए उपकार जो बाला साहब ने की थे या शिवसेना ने उनके ऊपर की थे, जिसे हम बोलते हैं एहसान फरामोश एक शब्द है। ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप भूल गए कि हमने आपके लिए क्या किया। कोई कड़वा अनुभव ही बता दीजिए। क्या करना है, छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या आप कुछ हमें कोई अच्छा कोई पल या नहीं, बहुत है, अच्छे भी है बुरे भी है, हम भूल गए। अच्छा नई जिंदगी हमने शुरू की है हमारी राजनीति। हाँ Politics। चलिए फिर आप मोदी जी के साथ नहीं बताना चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे जी के साथ का आपका कोई अगर अरे ऐसा हमारे दोस्त है, हमारे नेता है, मेरी जिंदगी बचपन से उनके साथ। राज ठाकरे, उद्धव जी, ये हमारे मित्र है, हमारे नेता है, प्रमुख नेता है। नेता भी है और मित्र भी है, तो एक अलग रिश्ता बन जाता है। जिम्मेदारी हमारी बढ़ती है उनके साथ रहने की। हम्म। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं सब कुछ खाता हूँ, जो सामने आएगा मैं कभी पूछता नहीं क्या है। हाँ कुछ पसंद तो होगा। ठीक है, मुंबई में हूँ तो वड़ा पाव तो खाता हूँ मैं प्यार से, हाँ पानी पूरी खाता हूँ मैं। अच्छा खाने से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा स्नैक्स वाली। स्नैक्स। हाँ क्रिकेट देखते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? मैं ज़िंदगी में कभी क्रिकेट की मैच नहीं देखी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अभी मैं हाल ही में एक प्रोग्राम के लिए गया था, वानखेड़े स्टेडियम के बाहर प्रोग्राम था। हाँ तो मैंने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूँ लेकिन पहली बार वानखेड़े स्टेडियम पर आया हूँ। अच्छा टाइम नहीं है उतना हमारे पास। सचिन तेंदुलकर का भी कोई मैच नहीं देखा? क्यों देखना है? पूछते हैं लोग तो उन्हें हाँ, क्रिकेट ठीक का है, भगवान पूछने दो, मानते हैं। पूछना अच्छी बात है। हाँ बहुत बड़े महान क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स के देवता है, लेकिन हमने नहीं देखा क्रिकेट का मैच। ओहो फिर कौन सा गेम आप देखते हैं? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ मेरे लिए वही मेरा एक काम है। जब हाँ। भी मुझे मौका मिलता है मैं किताब के दुकान में जाता हूँ, हम्म, किताब खरीद लेता हूँ खुद। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मुझे सुबह से काम है, मैं सामना चलाता हूँ, इतना बड़ा अखबार है हमारा। हम्म, सुबह उठकर मुझे एडिट लिखना पड़ता है, हम्म। लिखना पड़ता है। मेरे पास बहुत काम है, क्रिकेट देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब होने वाला है एशिया कप, मुझे मालूम नहीं, नहीं मालूम? अगर होगा तो मैंने सुना है कि वहाँ पाकिस्तान भारत का कोई क्रिकेट चलने वाला है। हाँ तो मैंने सवाल ये उठाया था कि ये कैसा हो सकता है? अगर टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेगा, हम्म, क्या पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, हम्म। तो टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? तो अमित शाह जी ने अपने बेटे को समझाना चाहिए, भाई ये राष्ट्र है, हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में बिजी है, और इतने महिलाओं का सिंदूर जिस पाकिस्तान ने उजाड़ा है उनके साथ क्रिकेट कैसा चलेगा? ये अपने जय भाई को, अमित भाई ने समझाना चाहिए बेटे को। इतना मैं बायकॉट कहूँ। बायकॉट आप करेंगे उस मैच का? नहीं कहाँ है मैच? मुझे लगता है इस देश में नहीं होगा नहीं मैच। देश में नहीं होगा। हिम्मत भी नहीं है देश में करने की। हाँ वो ये कहते हैं या ये दलील दी जाती है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच तो अब खेलता नहीं है, लेकिन वो मैच जो एशिया कप जैसा है या जो बीसीसीआई के अंडर नहीं है वहाँ खेलना हमारी मजबूरी है। वो ये कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। मुझे क्रिकेट की राजनीति या उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। हाँ सच अगर होता तो मैं बता देता, लेकिन बाला साहब ठाकरे क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे। उद्धव ठाकरे भी बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं। हम्म। मुंबई में तो लोग क्रिकेट के बहुत फैन है। हाँ फिल्मों के, मैं फिल्म देखता हूँ कभी कभी। ओहो हाँ। कौन सा आपका बताइए ना, थोड़ी फेवरेट मूवी कौन सी है? ठीक है, मैंने जो लास्ट फिल्म देखी है वो जय भीम। अच्छा आप देख लीजिए, वो एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। पुष्पा भी मैंने देखी है। हाँ झुकेगा नहीं। हाँ, और पुष्पा भी मैंने देखी है। हाँ उससे पहले मुझे फिल्म अच्छी लगी थी वेलकम, जो नाना पाटेकर है हाँ उसमें, कॉमेडी। परेश रावल भी है हम्म, और अनिल कपूर है, अक्षय कुमार है। हाँ अक्षय कुमार भी है कटरीना कैफ। उसमें। हाँ, घुंघरू भाई उसमें, घुंघरू भाई। तो ये फिल्म मुझे, अरे मैं बहुत बार देखी वो फिल्म, आज भी हाँ, देखता हूँ वो फिल्म। शानदार। हाँ हाँ, तो ये फिल्में मैं देख लेता हूँ। जहाँ संघर्ष है वो ज़्यादा फिल्में मैं देखता हूँ। हम्म।
ठीक है, और फिर आपका एक फेवरेट फिल्म हीरो? आई थी आर्टिकल 15 मुझे लगता है, वो हाँ। भी अच्छी फिल्म थी, हाँ, बहुत शानदार पिक्चर है। आर्टिकल 15। हाँ, आयुष्मान खुराना। जी हाँ, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद आई। मैसेज देती हुई एक जहाँ फिल्म मैसेज है। है, जहाँ मैसेज है लोगों को, फिल्में मुझे अच्छी लगती है। तो आपका फिर फेवरेट हीरो कौन है, वो भी बता दीजिए। नहीं, बहुत से फिल्म ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लगते थे। हाँ बच्चन साहब तो है सीनियर। हाँ ये जो अभिषेक बच्चन की बहुत मैंने देखी है, 10वीं फिल्म उसकी जो मैंने देखी है, हाँ 10वीं। हाँ। और अभी अभी उनकी एक फिल्म आई है, मेरी बेटी मुझे बता रही थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो मैं देखूंगा अभी। हाँ, मैंने भी वो देखी नहीं है, लेकिन उसमें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की बड़ी हाँ, तारीफ हुई वो है। मैं फिल्म देखूंगा। हाँ, फिर अब फेवरेट हीरोइन भी बताई दीजिए। फेवरेट हीरोइन, हाँ। एक जमाने में मुझे रतिया अग्निहोत्री बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। हमने उनकी जब एक दूजे के लिए देखी थी, हाँ। नई नई वो पहली फिल्म थी उसकी, हाँ। तो हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे फिल्म से। अभी पुष्पा में जो एक हीरोइन है, वो उसके साथ पुष्पा में कौन है? मंदना, क्या मंदना ऐसा ना, रश्मिका मंदाना। वो भी अच्छा काम करती है। मैंने सत्या फिल्म देखी थी, तब मुझे मनोज वाजपेयी हाँ। और उर्मिला। उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ। फिल्में देखता हूँ मैं। बढ़िया। अब मुझे कुछ याद करके कोई आपके जीवन का बहुत अच्छा पल रहा हो, आपको बहुत मज़ा आया हो। जेल में गया, मुझे मज़ा आया। पार्टी के लिए गया, पार्टी को ताकत मिली। हाँ। लोग डरे हुए थे ईडी से, सब राजनीतिक दल, कौन कभी किसी के घर में ईडी जाएगी और उठा के लेके जाएगी, ये डर था, उस डर का माहौल था महाराष्ट्र में। हमारे 3 मंत्री को जेल में डाल चुके थे, चौथा नंबर मेरा था। लोग डरे हुए थे, लोग क्यों लगाकर पार्टी छोड़ रहे थे। तब मैं जेल में गया हंसते हंसते, और लोगों को हिम्मत नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ कर सका। और ऐसे ही कोई दुख भरा पल कभी आया है? नहीं आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उसको याद नहीं रखता। अच्छा, या आप बताना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पे? नहीं, जैसे बाला साहब ठाकरे का देहांत हमारे लिए सबसे बड़ा शौक था। ऐसे तो पल आते हैं बस। मैं अब लैंडिंग की ओर आगे बढ़ती हूँ। ये हमारा जो पॉडकास्ट है, इसमें हम टेक ऑफ करते हैं फिर लैंड करते हैं, तो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ लीडर्स का नाम ले रही हूँ, आपको जो पहला ख्याल उनके बारे में, जो शब्द समझ में आए वह बताइएगा। राहुल गांधी। देश का भविष्य है, जल्दी ही आपको पता चलेगा। आदित्य ठाकरे। हमारे पार्टी का भविष्य है, महाराष्ट्र का भविष्य है। ममता बनर्जी। बहुत ही झुंझार नेता है, जुझारू नेता है। नीतीश कुमार। थका हुआ चेहरा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छे थे, अब सोचना पड़ता है। अमित शाह। मैं कभी सोचता नहीं उनके बारे में। अच्छा। अखिलेश यादव। अच्छे मित्र होते हैं सबके, आपके हैं? डेफिनेटली। अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा एक राज की बात पता चली कि अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हैं। नहीं, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव। हाँ, अमित शाह जी। नहीं, अमित शाह के बारे में कभी सोचा ही सोचते ही नहीं नहीं आप। सोचते ही नहीं हम। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी। बहुत विद्वान नेता है, बुद्धिमान नेता है। सब ये मानेंगे, मैं जानती हूँ इस बात को, सभी मानेंगे। बुद्धिमान है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे नेता है। मैंने पहले भी कहा है कि उनका भविष्य अच्छा है, उज्जवल भविष्य है उनका। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है, अभी कभी नहीं बिकने वाला माल है वो बाजार का। ठीक है। जगदीप धनखड़ जी। लोग उनको भूल चुके हैं। आप भी भूल चुके हैं? नहीं, हमारे साथ तो उनका रिश्ता रहा, लेकिन राजनीति ऐसी होती है कि लोगों ने याद रखना चाहिए, उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा याद रखने के लिए। अब तो चुप बैठे हैं। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी, देश उनका फैन है। आप भी हैं? डेफिनेटली। आखिरी नाम है ओम बिरला।
ओम बिरला अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, Thank आपने you. हमें इतना समय दिया और खुल के आपने अपनी बात भी रखी। मैंने बहुत से टेढ़े सवाल पूछे और मुझे लगता है जब मैं टेढ़े सवाल पूछती हूँ तो कहीं टर्बुलेंस ना आ जाए, मेरे पॉडकास्ट की क्रैश लैंडिंग ना हो जाए। नहीं हो वो गया। हुआ नहीं आपके साथ, और बहुत शांत रह के आपने मेरे सारे उल्टे सवालों का भी जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।